गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक के अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के सोपान की स्टडी करेंगे। साथ ही नवाचार की समझ जो यूनिट 7 का दिया हुआ है, ये सब यूनिट 7 के अंतर्गत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने वैज्ञानिक विधि है क्या, उसका आशय और इसकी विशेषताओं के बारे में स्टडी की थी। आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद वैज्ञानिक विधि के जो सोपान है इस वीडियो को देखिएगा। अब वैज्ञानिक विधि के सोपान। वैज्ञानिक विधि के जो सोपान है उसमें सबसे पहला सोपान है वो है कठिनाई की अनुभूति। तो जो कठिनाई की अनुभूति है, कठिनाई की अनुभूति के अंतर्गत कोई भी रिसर्चर जो है, जो अनुसंधान कर रहा है, उसे समस्या के संदर्भ में कुछ कठिनाई, कोई समस्या या कोई परेशानी, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी बात को समझने की उत्सुकता या समस्या के प्रति चेतना जागृत होती है। तो ये जो कठिनाई, परेशानी, चेतना या जो भी कठिनाई का अनुभव है किसी बात के प्रति या किसी विचार के प्रति, ये अनुभूति ही समस्या की चेतना अवस्था कहलाती है। तो समस्या की इस चेतना अवस्था के अंतर्गत समस्या के संदर्भ में चेतना का अनुभव करता है। साथ ही जो अन्वेषण है, सत्य के खोज करना है, अन्वेषण यानी खोज करना, तो सत्य की जो खोज करना है उसके प्रति इस कठिनाई की अनुभूति के आधार पर उसे प्रेरणा प्राप्त होती है। और प्रेरणा प्राप्त होने के साथ साथ उसके अंतर्गत जो कठिनाई की अनुभूति होती है वह किसी खोज करने की मनोवृत्ति को उस पर एक तरह से खोज करने की जो मनोवृत्ति होती है वो उस व्यक्ति में या जो रिसर्चर है, अनुसंधान करता है, उसके अंदर उसकी अनुभूति होने लगती है। तो कठिनाई की अनुभूति के पश्चात ही जो सेकंड स्टेप आता है वह आता है समस्या का चयन। अब जब रिसर्चर को या व्यक्ति को किसी न किसी समस्या की अनुभूति होती है, कठिनाई होती है, या किसी बात को जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता होती है, उसकी मनोवृत्ति ऐसी होती है कि मुझे इस समस्या पर कुछ जानना है, कुछ खोज करना है, तो उसके बाद वो कठिनाई के अनुभव करने के बाद समस्या का चयन करता है। अब समस्या के चयन में उसका हल खोजने के लिए वो प्रयास करता है। तो अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातों पर या किसी समस्या पर मनन करने के पश्चात वो समस्या को परिभाषित करता है। तो ये इसका जो है सेकंड स्टेप है। और इसके पश्चात थर्ड स्टेप आता है प्राकल्पनाओं का निर्धारण करना। तो समस्या का चयन करने के पश्चात उस समस्या से संबंधित हमें जो भी हल निकालना है, उस समस्या का वह संभावित हल होगा। और उस समस्या के संभावित हल को ही प्राकल्पना या परिकल्पना या इंग्लिश में इसे हाइपोथेसिस कहते हैं, जो कि
किसी समस्या का संभावित हल, टेंटेटिव सॉल्यूशन हमें देती है, ताकि हमारी जो रिसर्च है वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। अब इसका जो फोर्थ स्टेप आता है, मापन के यंत्रों तथा प्रविधियों का प्रयोग। अब इसके अंदर हम शुद्ध और विश्वसनीय डेटा कलेक्शन का काम करने के लिए हम हमारी समस्या से संबंधित कुछ टूल का और कुछ टेक्निक्स का निर्धारण करते हैं और उसको किस प्रकार से एप्लीकेशन में लाएंगे, ताकि हम जो भी समस्या से संबंधित खोज करना चाहते हैं उसके जो डेटा है वो हमें बहुत ही प्योर, एक्यूरेसी वाले और विश्वसनीय डेटा हमें प्राप्त हो सके। साथ ही जब डेटा विश्वसनीय और शुद्ध प्राप्त होंगे तो उसी के आधार पर हमारे परिणाम भी शुद्ध और बिल्कुल उस समस्या के क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर हमें अच्छे निष्कर्ष भी प्रदान करेंगे। तो ये तभी निर्भर होगा जब हमारी समस्या का हल करने के लिए जो हम डेटा हम प्रयोग में लाएंगे या जो भी टेक्निक हम प्रयोग में लाएंगे वो टेक्निक बिल्कुल एक्यूरेसी हो, उसके अंदर रिलायबिलिटी हो और वैलिडिटी उसकी हो। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वह है तथ्य का संकलन। अब जब हमने समस्या के संदर्भ में जो समस्या हम खोज करना चाहते हैं उसके संबंध में किस तरीके से हम समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित करेंगे, तो उन तथ्यों को एकत्रित करने के लिए हम जो उपकरण प्रयोग में लाएंगे उन उपकरणों के आधार पर हम नेक्स्ट स्टेप में डेटा कलेक्शन करेंगे। और तथ्य संकलन करने के पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप है वह है तथ्य विश्लेषण। फिर हम जो भी डेटा हमें प्राप्त हुए हैं उस प्राप्त डेटा के आधार पर सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं। और सांख्यिकीय विधियों का स्टैटिक्स जो होती है मेथड्स, जैसे मीन है, मीडियम है, कोरिलेशन है, तो इन विधियों का प्रयोग करके हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और उन तत्वों का वर्गीकरण करके आंकड़ों का विश्लेषण कर हम हमारी जो भी परिकल्पनाएं हमने बनाई थी इन परिकल्पनाओं की जांच करते हैं। और परिकल्पनाओं की जांच के पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप आता है 7, वह है प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन के अंतर्गत जो भी परिकल्पनाएं हमने बनाई थी उनकी जांच करने के पश्चात तथ्य का विश्लेषण में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो उसके पश्चात हमारे निष्कर्ष और कुछ सुझाव या उपाय भी हम उसके अंतर्गत सुझाते हैं या उन उपायों को बताते हैं ताकि ये जो समस्या है उसको किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हमारी समस्या के आधार पर हमें ये निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं और इस निष्कर्षों के आधार पर इस समस्या को इस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो उसके हम सुझाव देते हैं, उपाय बताते हैं और उसके पश्चात हम उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। तो इस प्रकार निष्कर्ष और सुझावों के आधार पर प्रतिवेदन का निर्धारण किया जाता है। तो ये वैज्ञानिक विधि के सोपान हैं जिसके आधार पर हम किसी समस्या का हल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विधि एक बहुत ही एक तरह से रिलायबल है, विश्वसनीय विधि है जिसके माध्यम से किसी भी समस्या का हम हल प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है शैक्षिक नवाचार। नवाचार की समझ में
अब नवाचार की समझ में सबसे पहले नवाचार क्या है। तो नवाचार क्या है, तो नवाचार हम जो भी अब तक किसी भी विधियों का या हम हमारे जीवन में अंदर कोई भी गतिविधि जो नॉर्मल रूप से गतिविधियां हम हमारे जीवन के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन परंपरागत और सामान्य गतिविधियों से हटकर कुछ नवीन विधियों और तकनीकी का जब हम प्रयोग करते हैं, कुछ आयामों को हम लेते हैं इसके अंदर जो डायमेंशन है हमारे, और उसके लिए हम एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करते हैं। हमारा जो हमने वैज्ञानिक विधि से पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो पढ़ा है पिछले वीडियो में, आप उसे देख लीजिएगा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम किसी भी समस्या का क्रमबद्ध रूप से जब हल करते हैं और उसकी क्रियान्विति हेतु जो हमने एक प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के आधार पर जब हम कुछ नई तरीके की क्रियान्विति करते हैं, उसे ही हम शैक्षिक नवाचार कहते हैं। अब नवाचार जो है, अब इन नवाचारों की हमें क्यों समझ होनी चाहिए, क्योंकि हम जो नवीन विधियां, नवीन तरीके जो साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक मेथड पर आधारित होते हैं, जो कि किसी समस्या को नए तरीके से सोचने, समझने, उसका हल, उसका समाधान करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो ये जो नवाचार है, इनकी समझ एक भावी शिक्षक को क्यों होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण उसे शैक्षिक नवाचारों की समझ होना आवश्यक है। क्योंकि हम जो भी अब तक परंपरागत तरीके से कार्य करते आए हैं, लेकिन वर्तमान समय की मांग के अनुसार हमारा जो भी समस्याएं या जो भी परिस्थितियां हम फेस करते हैं, वो दिनों दिन परिवर्तनशील होती है और परिवर्तनशील होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी शिक्षक को करना पड़ता है। तो इस कारण उसे उन समस्याओं का समाधान करने और अपने शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए नवाचार की समझ होना आवश्यक है। नवाचार की समझ से तात्पर्य ही है शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयास। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रयास ही शैक्षिक नवाचार कहलाते हैं। तो ये जो होगा वो शैक्षिक नवाचार। अब शैक्षिक नवाचार, अब शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है, इसका अर्थ मैं इधर लिखती हूँ, अर्थ शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा है तो शिक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है शिक्षण। तो शिक्षण में सुधार, शैक्षिक उन्नयन, नवीन प्रयोग, शिक्षण प्रक्रिया, विधियां, तकनीकें द्वारा वांछित व्यवहारगत परिवर्तन लाना, शिक्षण आनंददायी बनाने हेतु नवीन प्रयोग
या उपाय शैक्षिक नवाचार कहलाते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत जो शैक्षिक नवाचार है, शैक्षिक नवाचार में शिक्षण में हम सुधार लाते हैं। जो पुरानी परंपरागत तकनीकें थी, विद्या थी, उनसे हटकर नवीन जो प्रविधियां हैं, तकनीकें हैं, शिक्षण प्रक्रिया है, नवीन प्रयोग है, ताकि शिक्षण में सुधार हो सके, शिक्षा शैक्षिक उन्नयन हमारा हो सके और बालकों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन जो हम चाहते हैं वो आ सके, और शिक्षण जो है आनंददायी मनोरंजनात्मक हो सके। उसके लिए हम जो भी नवीन प्रयोग या उपाय अपनाते हैं वो सारे शैक्षिक नवाचार कहलाते हैं। अब शैक्षिक नवाचार में शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत शैक्षिक नवाचार में लचीलापन, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होना आवश्यक है, तो लचीलापन, उदारता, संगठनात्मक पर्यावरण, जागरूकता, नेतृत्व, उत्प्रेरण, संपर्क, और एट द लास्ट सहयोग। तो ये सभी तत्वों का समावेश। तो शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत ये सभी तत्व है, इन सभी तत्वों का समावेश होता है। ठीक है। अब है शैक्षिक नवाचार के प्रकार। तो शैक्षिक नवाचार के जो प्रकार हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है शैक्षिक नवाचार, और दूसरा है सह शैक्षिक नवाचार। तो ये दो प्रकार है शैक्षिक नवाचार के, जिसमें शैक्षिक नवाचार है, दूसरे में सह शैक्षिक नवाचार है। अब शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत हमारा सतत मूल्यांकन, प्रश्न बैंक का निर्माण करना, निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक
शिक्षण शब्द भंडार में अभिवृत्ति प्रश्नोत्तर व्यक्तिगत शिक्षण एवं अनुदेशन अनुदेशन प्री बोर्ड केस स्टडी आदि को हम शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसमें और भी जो भी हम प्रयोगात्मक कार्य है, प्रैक्टिकल वर्क्स है, उनको भी इसके अंतर्गत ले सकते हैं। और सह शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत हमारी प्रार्थना सभा, उत्सव, छात्र, अध्यापक परिषद, वाचनालय, पुस्तकालय, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन आदि। और इन सभी का हम क्या करते हैं, सह शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो इस और साथ ही ये जो भी नवाचार है, इनका हम उपयोग आवश्यकता, परिस्थिति और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इन सभी शैक्षिक नवाचारों का हम हमारे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने 2 कंसेप्ट को समझा, जिसमें हम आज का जो असाइनमेंट आपको देते हैं, इस असाइनमेंट में आपको आज 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन 1, वैज्ञानिक विधि के सोपान को स्पष्ट कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन दिया जाता है कि नवाचार की समझ में शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है तथा इसके प्रकार भी बताइए। तो
ये आपको 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत करने हैं जो आज के वीडियो पर आधारित है। इसके साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, राज्य सरकार की गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।